सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन डेयरिंग वर्ल्ड। तो कैसे आप सब लोग? बढ़िया होगे, मस्त होगे। बहुत सारा आप लोग प्यार मुझे दे रहे हो और इसी वजह से मैं बार बार एक ही टॉपिक पे बात करने के लिए बार बार आ रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को पिंग कर रहे हो, डीएम कर रहे हो, मैसेजेस की बौछार लगा दी आप सबने। तो मेरे को बार बार ऐसे वीडियोस लाने पड़ रहे हैं। टीसीएस के डाउट्स बहुत सारे लोगों को अभी भी हैं और मैं समझ सकती, क्योंकि जब मैं 3 साल पहले उस जर्नी से गुजर रही थी, उस फेज से गुजर रही थी, तो मुझे भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो डेयरिंग वर्ल्ड आपको सारे आंसर्स देने वाली है यार। एक्चुअली पॉसिबल तो होता नहीं है ना कि मतलब आप एक ही वीडियो में सारे आंसर्स दे पाओ। तो आप लोग प्लीज उसको बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसा इंटेंशनली नहीं करती हूँ, बट हम एक लिमिट सेट करते हैं वीडियो की, तो वो हम लोगों को बनानी पड़ती है। बट कोई नहीं, मैं बार बार वीडियो ला रही हूँ हर 3-4 दिन में। जन्माष्टमी बहुत अच्छी गई है, आप सबकी बहुत अच्छी गई होगी। जो मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हैं वो देख रहे होंगे कि मैंने कितना एंजॉय किया है। इंस्टाग्राम पे जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग, ताकि वहां पे हम लोग खूब सारी बातें कर सके। और यूट्यूब से तो आप काफी जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना मैंने लिस्ट बना रखी है, बहुत सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं जो कि मुझे मिले हुए हैं, जगह जगह से आपने मुझे पूछा है। अब मैंने पूरा नोट डाउन कर लिए सारे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। बीजीसी मतलब बैकग्राउंड जो होता है वेरिफिकेशन, वो जरूरी होता है ज्वाइनिंग से पहले या नहीं? तो प्लीज गाइस, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत लोग मल्टीपल टाइम्स बार पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ज्वाइनिंग के पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो होगा ही ना यार, इसमें इतना बड़ा इशू क्या? लाइक बैकग्राउंड वेरीफाइड नहीं होगा तो आपकी ज्वाइनिंग तो नहीं हो सकती। और अगर आपका कुछ इशू है या कुछ आपका 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, जो भी रीजन है A to Z, आपको वो थोड़े दिन का टाइम देते हैं। बट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है ज्वाइनिंग के पहले, जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मैंने अपने पहले के वीडियो में बता रखा है। अगर फिर से देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक वहां से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट टीसीएस ऑफिस लोकेशन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? तो अगर मैंने कोई लोकेशन ऐसी बता दी तो फिर आप सब लोग वहीं पहुंच जाएंगे। और मैं गुड़गांव में हूँ, तो मैं भी एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, तो सब लोग गुड़गांव ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मेन होता है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट लेना है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगे तो लोकेशन मैटर क्या करती है? बहुत सारे लोकेशन पे बहुत गंदे गंदे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत उसी लोकेशन पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों के पीओवी निकलते हैं। जैसे अगर मैं गुड़गांव में हूँ तो बहुत से लोगों के लिए गुड़गांव अच्छा होगा, बहुत से लोगों के लिए गुड़गांव बेकार होगा। तो यार ये तो अपना अपना पीओवी है। बट कोई भी लोकेशन खराब या अच्छी नहीं होती है, आप पर डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट कौन सा। मैं आपको बता दूं कि गुड़गांव में मुझे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला है। मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसे लोगों के पीओवी बता सकती हूँ जिनको गुड़गांव अच्छा नहीं लगा, वो पुणे चले गए, साउथ में चले गए, बैंगलोर साइड। तो इट डिपेंड करता है कि आपको प्रोजेक्ट कौन सा लेना। तो कोई लोकेशन बेकार नहीं होती है, ना लोकेशन कोई अच्छी होती है। डिपेंड करता है कि आपको वो प्रोजेक्ट कैसा लगता है और आप उसको कैसे चुनते हो। अगर आपको वो प्रोजेक्ट समझ में आए तो आप उधर जाइए, नहीं आता है तो आप अपना जो भी वैलिड रीजन है उसको दीजिए और उस प्रोजेक्ट को लेने से मना कर दीजिए, बट रीजन वैलिड होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरी दिल्ली की ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, सर जी तो फिर मेल करिए, एचआर को मेल करिए, क्योंकि इसमें मैं डेयरिंग वर्ल्ड तो कुछ नहीं कर सकते, ना हमारी जनता कुछ कर सकती है, हम लोग ज्वाइनिंग कैसे ले आए। तो आपको मेल तो करनी पड़ेगी और इसमें सिर्फ मेल ही ऑप्शन है, जो आप अपने एचआर से बोलिए कि मेरी ज्वाइनिंग आ नहीं रही है दिल्ली लोकेशन पे, मुझे दिल्ली एनसीआर में चाहिए। तो आप अपने एचआर से कनेक्ट करेंगे तो मुझे लगता है ये सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब आप डायरेक्ट आपको मिल जाए वो अच्छा होता है, मतलब जाके इंटरव्यू दे दिए वो अच्छा होता है, या आप एनक्यूटी एग्जाम के थ्रू निकाल के जाते हो टीसीएस में वो अच्छा होता है? तो यार मैं इसमें ऐसे नहीं कैसे बोल सकती, मैं तो एनक्यूटी निकाल के आई हूँ। तो मेरे को एनक्यूटी के थ्रू मैंने इंटरव्यू दिया, देन उसके बाद सब कुछ वेरिफिकेशन हुआ, देन मेरा सिलेक्शन हुआ। बहुत से लोग होते हैं तो डायरेक्ट भी आ जाते हैं। तो एग्जाम के थ्रू आप आ रहे हो, क्योंकि ऑन कैंपस अगर आपको ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों ही टीसीएस में मौके मिलते हैं, तो छोड़िए मत, टीसीएस आइए, ठीक है। और अगर आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाता है, डायरेक्ट एग्जाम नहीं देना होता है, तो ये मुझे नहीं लगता फ्रेशर के केस में होता है, ये एक्सपीरियंस वालों के केस में होता है।
सो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू देके अपना रिज्यूमे सीवी वगैरह लगा के आ सकते, बट फ्रेशर्स के लिए एग्जाम देना बेटर ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्लियर हो चुका है मेरा फरवरी में टीसीएस बीपीएस का, ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर तक आया नहीं। तो ये तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि फरवरी से अभी तक का टाइम तो बहुत हो चुका है। तो आपको बिल्कुल कनेक्ट करना चाहिए अपने एचआर से और टीसीएस की टीम से, और बात करनी चाहिए कि मेरा कहाँ प्रोसेस अटका हुआ है। क्योंकि अगर क्लियर हो चुका है, आपको कैसे पता है कि वो क्लियर हो चुका है? तो अगर कुछ आया होगा मेल वगैरह तो उस पर रिवर्ट करिए और उनसे पूछिए मेरा ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर कहाँ फंसा हुआ है। क्योंकि इतना होता नहीं है, मेरे हिसाब से इतना टाइम नहीं लगता, ज्वाइनिंग आने में टाइम लग सकता है बट ऑफर लेटर तो आ जाता है। तो अगर आपका फंस रहा है तो यू नीड टू क्लियर कि आप एचआर से बात करिए और बताइए उन्हें कि आपका सिस्टम कहाँ फंस रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव्स के बारे में। तो लीव्स का सिस्टम बहुत सही है टीसीएस में। आपको फ्लेक्सी लीव मिलती है, पेड लीव्स मिलती है, सिक लीव, कैजुअल लीव, बहुत सारी लीव्स मिलती हैं। तो लीव्स के लिए तो परेशान मत रहो, आपको सही अमाउंट में मिल जाती है। आपको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि 1 मंथ हो गए ज्वाइनिंग को बट ऑफर लेटर आ चुका है बट ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। तो मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, आप लोग बहुत लोग इसी चीज से परेशान है कि ऑफर लेटर आ गया बट ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है। सो गाइस प्लीज आप 1-2 महीने वेट करिए, और अगर 2 महीने में ज्वाइनिंग नहीं आती है तो तीसरे और चौथे महीने में भी आप वेट करिए। बट चौथे महीने के बाद अगर नहीं आती तो दिक्कत है, देन आप कांटेक्ट कर सकते हो अपने एचआर से और उनमें कभी कभी रिमाइंडर मेल आप डाल सकते हो आफ्टर 2 मंथ्स। बट आप वेट कर लो, क्योंकि सबकी ज्वाइनिंग आ जाती है, बैच डिसाइड होते हैं और उसी अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग आती है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप रिजेक्ट हो गए हो या कुछ आपसे वेरिफिकेशन में दिक्कत है, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन में दिक्कत है तो वो ऑलरेडी आपको मेल कर चुके होंगे। तो आप परेशान मत हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नॉन आईटी से आईटी में आना है तो क्या करें? टीसीएस के अंदर वाले एम्प्लॉय ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो मैं आपसे बताऊंगी कि अगर आपको नॉन आईटी से आईटी डिपार्टमेंट में आना है तो आप अपनी स्किल्स को डेवलप करिए, सर्टिफिकेशंस करिए, डिजिटल प्रोफाइल को इम्प्रूव करिए और एचआर से बात करके अपने प्रोजेक्ट को चेंज करवा लिए। कोई आईटी डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट आप ले लीजिए तो आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट उसके लिए आपके पास अच्छे स्किल सेट होने जरूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट ऑफर लेटर, आपको मतलब ऑफर लेटर नहीं मिला है तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सबमिट करना जरूरी है या नहीं? मुझे नहीं पता कि भाई ऑफर लेटर के बिना भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि मेरे में नहीं होता। ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपका मतलब ऑफर लेटर के बाद ही आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, देन ज्वाइनिंग लेटर आता है। बट ऑफर लेटर मिला नहीं आपको, फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर पीजीसी का होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो पहले ऑफर लेटर आ जाने दीजिए, देन ही आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करें। ट्रेनिंग के टाइम लैपटॉप प्रोवाइड होता है या नहीं होता है? तो मैं जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो कोविड का टाइम चल रहा था। तो जैसे मेरी ज्वाइनिंग हुई थी मेरे पास लैपटॉप आ गया था, शायद इसलिए क्योंकि ऑफिस तब बंद चल रहे थे। बट जब मेरे फ्रेंड 1 साल पहले, मेरा एक फ्रेंड है सचिन, उसकी जब ज्वाइनिंग हुई थी तो उसको लैपटॉप प्रोवाइड नहीं हुआ था, क्योंकि वो लोकेशन पर जाके उसने ट्रेनिंग की थी। तो मेरे हिसाब से, और मैंने उससे बात की, उसके हिसाब से ट्रेनिंग के टाइम लैपटॉप प्रोवाइड नहीं होता है। जब आप अपने बेस लोकेशन पर पहुंच जाते हो और आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, देन आपको कोई एसेट एलोकेट होता है। ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई कर सकते हैं एज अ फ्रेशर? सो भाई वेबसाइट पर जाइए और आप लिंक्डइन पर देखिए, टीसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाइए, वहां पर जॉब वैकेंसीज देखिए, अगर आपको मिल जाती है तो अपना सीवी लगा के अप्लाई कर सकते हैं। टीसीएस बीपीएस में रिज्यूमे फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से रिज्यूमे बनेगा बीबीए फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए? सो यार ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक टॉपिक हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पे ही आपको दूंगी और मैं आपको एक फॉर्मेट बना के भेज दूंगी, क्योंकि रिज्यूमे का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम रहता है। आपको अपनी स्किल्स को मेंशन करना होता है, हाईलाइट करना होता है, देन आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाता है। नाउ बीसीए एलिजिबल होते हैं टीसीएस एनक्यूटी के लिए कि नहीं? तो हाँ, बीसीए वाले भी एलिजिबल होते हैं। आपको उस क्राइटेरिया को मैच करना होता है। फिर उसके बाद आपके 10+2 एंड ग्रेजुएशन के नंबर सबको सही होता है, देन आप एलिजिबल हो जाते हो। बीसीए वाले भी मेरे टीम में बहुत सारे बीसीए वाले भी हैं। तो बीसीए हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस, मतलब अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड कंप्यूटर से रिलेटेड है
तो आप टीसीएस एनक्यूटी दे सकते हैं। डिग्री सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी बोनाफाइड लेटर जरूरी होता है क्या? नहीं होता है। डिग्री अगर आपको प्रॉपर मिल गई तो बोनाफाइड की कोई जरूरत नहीं होती। कि हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कहाँ करें? सर, तो पोर्टल पर ऑप्शंस आते हैं, वहीं पर आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल्स पे ही सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। और अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो जिस मेल से आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उसी मेल पर रिवर्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दें। वैसे पोर्टल पे ही अपलोड होते हैं। Is it necessary to complete biometric process of NSR before joining? So NSR कार्ड मिलता है और वो जनरेट हो जाता है ऑनलाइन, और अगर वो आपको मिल जाता है फिर बायोमेट्रिक की मुझे नहीं लगता कोई नीड होती है। सो NSR का प्रोसेस मैं अच्छे से समझा दूंगी, बट मेरे हिसाब से बायोमेट्रिक की कोई नीड नहीं होती। आपको NSR अगर ऑनलाइन जनरेट हो जाता है, उसका पिन विन सब हो जाता है, तो आप उसको भी स्क्रीनशॉट लेके या डाउनलोड करके आप उसको अपलोड कर सकते। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मैंने इसका आंसर अपने इंस्टाग्राम पे एक बंदे को दिया है, और मैं यहाँ पे इसलिए यहाँ पे दोबारा मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो रहे हैं कि मैं एक कंपनी में 3 महीने पहले एक इंटर्नशिप या ट्रेनिंग कर रहा था और उधर मेरा यूएएन और पीएफ अकाउंट वगैरह सब बन गया था, और अब मैंने वहां से एग्जिट ले लिया है और अब मैं टीसीएस में आ गया हूँ, बट वहां से मुझे कोई लिविंग लेटर और कुछ मिला नहीं। तो क्या टीसीएस वाले उसके बारे में कुछ पूछेंगे या नहीं? ठीक है, क्वेश्चन ये। अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो आपको किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है कि आपने क्या पहले किया है, पीएफ अकाउंट बन गया, यूएन बन गया, ओके कोई बात नहीं, बट आपको कोई जरूरत नहीं। बट अगर आप एज अ एक्सपीरियंस ज्वाइन करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपके पास लिविंग लेटर नहीं है या कुछ भी नहीं है तो आप एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन करें। पीएफ अकाउंट और यूएन हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं होता है। मेरे फ्रेंड भी काफी हैं जो मेरे साथ हैं, तो उन्होंने मेरे को यही सजेस्ट किया, इसलिए मैं आपको वही करने का। बहुत सारे मेरे पास ऐसे सवाल आए हैं जिसमें जिन लोगों ने पूछा है कि मेरे पापा का नाम मेरे 10+2 में कुछ और था और आधार कार्ड में कुछ और था एंड मार्कशीट में कुछ और था, मेरी मम्मी का नाम कुछ और था, मेरा खुद का नाम सरनेम जो है स्पेलिंग मैच हो, मतलब कि थोड़ी सी मैच नहीं हो रही है। तो अगर आपको ऐसी कुछ नेमिंग कन्वेंशन में दिक्कत है, अगर आपका फैमिली से रिलेटेड या आपके खुद से रिलेटेड नेम की स्पेलिंग गलत है आपके डॉक्यूमेंट्स में, देन एक आप अच्छा सा कोई एफिडेविट बनवा लो और वो लग जाएगा, और इसमें और कोई समस्या वाली बात है नहीं। क्वेश्चन है, इंटरव्यू में जब क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे तो फाइनेंस, आईटी, ऑपरेशंस, मार्केटिंग के रिलेटेड पूछे गए थे, बट अभी मेरे को जो पोस्ट मिली है वो मैनेजमेंट ट्रेनी की मिली है। तो क्या मैं ट्रेनिंग के बाद, जो 1 साल की ट्रेनिंग होती है उसके बाद मेरे को फाइनेंस डिपार्टमेंट में डालेंगे या आईटी डिपार्टमेंट में डालेंगे? तो मेरा फ्रेंड संचित, जो मैंने आपको बताया, वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग ही था, बट उसने अपने एमबीए में फाइनेंस और आईटी लिया था। ठीक है, तो अभी वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग 1 साल पहले था और वो अब उसका प्रमोशन हो गया है, तो अभी आईटी डिपार्टमेंट में। तो ये प्रोजेक्ट पर डिपेंड होता है आप कौन सा प्रोजेक्ट लेते हो। अगर आप प्रोजेक्ट आईटी से रिलेटेड लेते हो तो आप आईटी डिपार्टमेंट में ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। अगर आप फाइनेंस रिलेटेड लेते हो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में आराम से पहुंच जाओगे। तो ये आप पे डिपेंड होता है कि आप प्रोजेक्ट कौन सा। तो लास्ट क्वेश्चन है, हम आते हैं, वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा रिलेटेबल है। 2 क्वेश्चन है, मैं उनका एक क्वेश्चन बना देती हूँ। एक लड़के ने मेरे से पूछा है कि 6th सेमेस्टर में मेरा बैकलॉग, मतलब कि जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब मेरा कोई बैकलॉग नहीं था। जब मैंने टीसीएस का फॉर्म फिल किया तो कोई बैकलॉग नहीं था, बट जब मेरा लास्ट सेमेस्टर 7th सेमेस्टर आ रहा है तो मेरे में बैकलॉग आ गया है। तो मैं कैंपस में टीसीएस अब आई है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? और 1 एक्टिव बैकलॉग मतलब अलाउड है। तो अगर 1 एक्टिव बैकलॉग अलाउड है तो आप एलिजिबल हो। आप क्राइटेरिया पढ़ लो, अगर आप उसमें लिखा है कि 1 एक्टिव बैकलॉग अलाउड है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। अगर उसमें नो बैकलॉग लिखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। इससे फर्क नहीं पड़ता है आपने फॉर्म कब भरा है, इससे फर्क पड़ता है आप इंटरव्यू में कब बैठ रहे हो, ज्वाइनिंग आपकी कब होगी। अगर आपको ऑफर लेटर आ गया और अगर आपकी लास्ट सेमेस्टर में बैक आ गई तो ऑफर लेटर भी रिजेक्ट हो जाएगा, ज्वाइनिंग नहीं आएगी। अगर आपके पास कोई बैकलॉग है और वो बैकलॉग नहीं मांग रहे, नो बैकलॉग उन्होंने बोला है, तो आपके पास बैकलॉग नहीं होना चाहिए ज्वाइनिंग के टाइम। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप अपने पहले बैकलॉग क्लियर करिए, देन ही आपकी ज्वाइनिंग आएगी, नहीं तो नहीं। आई होप आप सबके आंसर्स आपको मिल चुके होंगे। मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं सारे आंसर्स दे पाऊं, और मैं, अगर आपको अभी भी कोई क्वेरीज है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं।
और मेरे को यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में खूब सारे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से हिट कर दीजिए, बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो धन्यवाद गाइस, बाय बाय।